हाँ तो बच्चों इसमें देखिए अगला जो पद है वो हम लेंगे आकांक्षा यानी इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी भी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा बनी न रह जाए। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण है कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं। फिर अगला जो वाक्य है लड़के खुदाई कर रहे हैं, लड़के खुदाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला वाक्य है कर रहे हैं, दूसरा लड़के कर रहे हैं, ये पूरे अर्थ को वाक्य में पूरा अर्थ नहीं बता रहे हैं। लेकिन जो तीसरा जो ये वाक्य है कि लड़के खुदाई कर रहे हैं, जो अपने आप में पूर्ण है, वाक्य पूर्ण है। इसीलिए वाक्य बनाते समय वाक्य जो भी होता है तो उसमें इच्छा शक्ति का अर्थ यहाँ पर यही रहेगा कि जो भी हम वाक्य या शब्द के पदों का निर्माण कर रहे हैं वो पद अपने आप में पूर्ण रूप से वाक्य को पूरा अर्थ प्रकट करवा रहे हों। तीसरा देखिए कि निकटता, कि वाक्य में निकटता या समीपता, निकटता या समीपता, इसका अर्थ है कि जब भी हम कोई वाक्य बना रहे हैं तो वाक्यों के शब्दों या बोलने या लिखने में निकटता होनी चाहिए। जो भी हम क्रम से लिख रहे हैं वो क्रम पास पास में होना चाहिए। रुक रुक कर या जल्दी जल्दी बोलने से वाक्य अर्थ को स्पष्ट करने में असमर्थ रहते हैं। उसी प्रकार लिखते समय भी शब्दों के बीच में उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। जैसे हम विद्यालय जाते हैं, और एक देखिए हम विद्यालय जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला वाक्य है इसमें ये पूरे जो शब्द लिखे हुए हैं ये शब्द है तो सार्थक और ये वाक्य को भी पूर्ण बता रहे हैं, अर्थ प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ये दूर दूर लिखे गए हैं। तो शब्द जब दूर दूर लिखने के कारण वाक्य में पूर्ण रूप से रुक रुक कर या उसको शीघ्रता से पूरा नहीं कर पा रहा है वाक्य को। जैसे हम विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पर ये इतनी दूरी नहीं रहनी चाहिए। हम विद्यालय जाते हैं, ये जो है ये वाला जो है वाक्य ये सही निश्चित उसको बता रहा है। क्रम में निकटता या समीपता है, इसके कारण ये जो है ये क्रम की स्थिति वाक्य में सही मानी जाएगी। दूसरा देखिए पदक्रम। वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए शब्दों का उचित क्रम में प्रयुक्त होना भी आवश्यक है। पद क्रम के नियमों का उल्लंघन करने से वांछित अर्थ प्रकट नहीं हो पाता है। जैसे उत्थान देश, एक उदाहरण देखिए, उत्थान देश, परिश्रम अपने करने करते
वाले का है। तो ये जो क्रम है ये सही क्रम नहीं है, सही क्रम नहीं है। जबकि इसका सही क्रम क्या बनेगा उदाहरण में, परिश्रम करने वाले अपने देश का उत्थान करते हैं। परिश्रम करने वाले अपने देश का उत्थान करते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा वाक्य है वो सही क्रम में उसके वाक्य के अर्थ को सही रूप से बता रहा है, जबकि ऊपर वाला जो उदाहरण है उसमें क्रम से न होने के कारण वाक्य पूर्ण अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए उत्थान देश परिश्रम अपने करने करते वाले का है, ये वाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा है, जबकि परिश्रम करने वाले अपने देश का उत्थान करते हैं, ये जो व्यवस्थित रूप से क्रम से इस वाक्य में इन पदों का प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए ये सही कहलाएगा। तो पद क्रम का होना भी वाक्य में जरूरी है कि पद क्रम जो भी हम वाक्य में पदों का प्रयोग कर रहे हैं उनका क्रम सही रूप से होना चाहिए। अब अगला देखिए कि वाक्य के गुण होते हैं, जैसे वाक्य के अंग, इसी तरीके से वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। वाक्य के अंग दो प्रकार के होते हैं। पहला तो बच्चों होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य उसे कहा जाता है कि जिस भी विषय के बारे में हम कोई बात कहते हैं तो वो उद्देश्य कहलाता है, जिसके बारे में भी हम बात कह रहे हैं, अपने वाक्य में बता रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। तो राम के लिए वाक्य क्या कह रहे हैं कि एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर अच्छा लड़का राम को कह रहे हैं, तो राम यहाँ पर क्या है, उद्देश्य कहलाएगा, क्योंकि किसके विषय में कहा जा रहा है, राम के विषय में। इसी तरीके से विधेय है, एक अच्छा लड़का है, जैसे मोहन खाना खाता है, गीता पुस्तक पढ़ती है, राम स्कूल जाता है। तो वाक्य के अंग हमने यहाँ देखे दो प्रकार के हैं, उद्देश्य और विधेय। तो यहाँ पर जो मोहन है, गीता है, राम है, ये सब क्या कहलाएंगे, उद्देश्य। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनके विषय में कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, ये सब विधेय कहलाएंगे, जैसे खाना खाता है, पुस्तक पढ़ती है, स्कूल जाता है, ये सब विधेय कहलाएंगे कि किसके विषय में कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। तो जिसके विषय में कहा जाता है वो उद्देश्य कहलाता है, और जो कहा जा रहा है वो कि वो क्या कर रहा है, वो जो क्रिया हो रही है वो विधेय कहलाती है। जैसे मोहन खाना खाता है, तो मोहन यहाँ पे उद्देश्य है, विधेय हो जाएगा खाना खाता है। गीता उद्देश्य, क्योंकि पुस्तक पढ़ती है, कौन पढ़ती है, गीता। तो किसके विषय में कहा जा रहा है, गीता के विषय में। तो गीता यहाँ पर उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ती है विधेय है। इसी तरीके से राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पर राम उद्देश्य है, क्योंकि राम के विषय में कहा जा रहा है, और विधेय क्या हो जाएगा, स्कूल जाता है। तो इस तरीके से ये वाक्य के अंग कहलाएंगे। इसी तरीके से कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे अध्यापक
अध्यापक व्याकरण पढ़ा रहे हैं। अध्यापक व्याकरण पढ़ा रहे हैं। दिनेश खाना खा रहा है। दिनेश खाना खा रहा है। कुछ छात्र मैदान में खेल रहे हैं। कुछ छात्र मैदान में खेल रहे हैं। पार्वती कपड़े सिल रही है। पार्वती कपड़े सिल रही है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, उद्देश्य और विधेय हम कैसे पहचानेंगे कि जो अध्यापक है, अध्यापक व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो किसके विषय में बात कही जा रही है इस वाक्य में? अध्यापक के लिए। तो अध्यापक क्या कर रहे हैं? व्याकरण पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर अध्यापक जिसके विषय में बात कही जा रही है वो उद्देश्य कहलाता है, और जो बात कही जा रही है, क्या बात कही जा रही है, वो विधेय कहलाता है। दिनेश खाना खा रहा है, यहाँ दिनेश उद्देश्य है और खाना खा रहा है यहाँ पर विधेय है। इसी तरीके से अध्यापक व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक उद्देश्य हो गया और व्याकरण पढ़ा रहे हैं विधेय हो गया। इसी तरीके से कुछ छात्र ये आपके उद्देश्य हो गया और मैदान में खेल रहे हैं ये आपके विधेय हो गया। इसी तरीके से पार्वती कपड़े सिल रही है तो पार्वती उद्देश्य हो गया और कपड़े सिल रही है ये विधेय हो गया। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य कहलाता है और क्या कहा जा रहा है वो उसका विधेय कहलाता है।